हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा मिश्रा। आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में, जिसमें आप कुछ नए नए शब्द और देखने को आपको जो एग्जामिनेशन में मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रमागत संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जिसको क्रमागत संख्याएं इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इसको आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यहाँ पे आप अनुवर्ती संख्याएं यानी सक्सेसर पढ़ते हैं इसे, और पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर। साथ में मैं आपको बता दूं, इससे पहले नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो आई थी, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें उसको। और नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट से और ये सेकंड पार्ट, जो दोनों ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन भी मिले हैं, सीबीटी में भी मिले हैं आपको। तो वो क्वेश्चन दोनों पार्ट्स को मिला के जितना भी मैंने पढ़ाया है आप उसको ज़रूर पढ़ लें। जब इसके बाद हम नंबर सिस्टम की थर्ड वीडियो लाएंगे तो इन दोनों पार्ट से, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट से जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं थर्ड वीडियोज़ में, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ज़रूर रेडी रहें और आज और कल का वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रमागत संख्याओं के बारे में। कॉन्सिक्यूटिव नंबर वो सारी संख्याएं हैं जो क्रम से आए, क्रमागत संख्या। जैसे अगर मैं कह दूँ आपको 1, मैं अगर कह दूँ कि 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं आपकी क्रम से आती हैं, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। इसे हम बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। 1 2 3 4, तो लाइन से आने वाली जो संख्याएं होती हैं ये क्रमागत संख्याएं हैं। ये इसके दो पार्ट होते हैं, क्रमागत सम संख्या एंड क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर एंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर में अगर मैं बात करूं तो क्रमागत इन संख्याओं में अगर मैं जितने भी सम संख्याएं हैं उन्हें मैं ले लूं, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि सम संख्याएं क्या होती हैं। वो सारी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, पूरी कट जाती हैं, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो जितने भी इसमें से इवन नंबर्स होंगे, उन इवन नंबर्स को अगर हम निकाल लें तो 2 हो गया, 4 6 8, इस तरीके से आगे जाएंगी। तो ये जो संख्याएं होती हैं, इनका अगर हम एक ग्रुप बनाएं तो ये हो जाएंगी आपकी क्रमागत सम संख्याएं। मतलब क्रम से वो सारी संख्याएं जो सम हो उसे हम क्या कहेंगे, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। अगर हम विषम संख्या की बात करें, ऑड की, तो उसमें जितने भी ऑड आएंगे आपके 1 3 एंड इसके बाद यहाँ पे आपको 5 देखने को मिलेगा। तो ये सारी संख्याएं, यानी वो सारी संख्याएं जो विषम हो और क्रम से हो, उन्हें हम क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। कल मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगी। आज थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का सम इतना है, अगर उसमें से एक नंबर 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है या क्रमागत सम संख्याएं इतनी हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी कल के पार्ट में कराऊंगी, तो उसे आप ज़रूर देखें। लेकिन आप जानते रहें उससे पहले कि क्रमागत सम संख्या क्या होती है, क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। अब हम बात करेंगे अनुवर्ती संख्याओं के बारे में। तो अगर अनुवर्ती संख्या या हम कह लें सक्सेसर के बारे में हम बात करेंगे, तो सक्सेसर मतलब अनुवर्ती जस्ट उसके बाद का नंबर। जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे 6। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही इजी हैं, लेकिन आप शब्द से समझ नहीं पाते हैं। तो अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर अगर एग्जामिनेशन में आए तो वहाँ पे आप क्या बताएंगे, 5 का 6। कभी भी एग्जामिनेशन में इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तो ज़रूर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि इस एक संख्या का अनुवर्ती अगर 10 है तो वो उस संख्या में अगर 1 जोड़ा जाए तो वो संख्या क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको ये जानना होगा कि अनुवर्ती होती क्या है। तो अगर हम कहते हैं कि 5 का अनुवर्ती 6, तो अगर कोई संख्या है जिसका अनुवर्ती 10 हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो संख्या 9 होगी, क्योंकि 9 का ही अनुवर्ती 10 होगा, सक्सेसर 10 होगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और इसी अगर हम अनुवर्ती जान गए हैं तो पूर्ववर्ती हम बड़े अच्छे से जानेंगे। अनुवर्ती में हमको 1 ऐड करके बताना है और पूर्ववर्ती में 1 माइनस करके बताना है, 1 घटा देना है।
तो ये आपके सामने क्लियर हुआ अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। आपको बता दूं मैथ साइंस जो भी हो, एनसीईआरटी के जो भी आपकी बुक्स हैं वो उस बुक्स के जो भी टॉपिक्स हैं, कई सारे टॉपिक जो भी हैं, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। और ये उस टॉपिक में है एनसीईआरटी में क्लास 6-7 में अनुवर्ती पूर्ववर्ती ये सब आपको देखने को उसमें मिलते हैं। तो ये आपके लिए ईजी रहेगा और बहुत ही एक तरीके से कहें कि ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अनुवर्ती में आप क्या करेंगे, कोई संख्या रहेगी उसको जो भी संख्या रहेगी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अनुवर्ती का मतलब उस संख्या में 1 जोड़ देना है और पूर्ववर्ती में 1 घटा देना है, 1 माइनस कर देना है। तो अगर मैं कह दूं कि कोई संख्या 273 है, आपसे कह दूं कि उसमें से आप हमको पूर्ववर्ती बता दीजिए 273 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप सीधे बताएंगे 272 या 272। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बाद। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको होल नंबर भी बताया था। होल नंबर में फिर से दोहरा दूं कि जो भी संख्याएं जो 0 से शुरुआत जिनकी होती हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का यहाँ पे अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पूर्ण संख्याओं की, उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, उन प्रॉपर्टीज को आपको बताएंगे। तो अगर मैं कह दूं आपसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप सीधे ये चीज़ें याद रखेंगे कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होने लगती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने कल के वीडियो में दी है। अब यहाँ पे इससे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं पूर्ण संख्याओं की, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। जब आप इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन बड़े ही इजी लगेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी संवरक, इसे हम हिंदी में संवरक कहते हैं, संवरक नियम। इसमें 2 तरीके के आते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें होता क्या है आप ये देखिए, इसमें ये चीज़ें कही जाती हैं कि अगर कोई भी होल नंबर, अगर किसी होल नंबर में या पूर्ण संख्या में दूसरा होल नंबर ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। ये आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी है। बट अगर हम कहें किसी होल नंबर में अगर आप किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका होल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक नंबर लेके बता दूं कि अगर 2 में हम 3 को जोड़ते हैं, 2 में 3 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। 2 + 3 = 5, जिसमें आप देख रहे हैं 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और जो आपका आंसर आता है वो भी होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी आपसे यही कहती है कि अगर कोई भी 2 होल नंबर है, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल भी एक पूर्ण संख्या होती है या 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस नियम में आपका ये है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे कि 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पे एक पूर्ण संख्या आती है, यह किस नियम से संबंधित है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें ऑप्शन दे सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समवरक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रमविनिमय नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम। तो ये सब आपको देखने को उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें से एक निकालना होगा। तो ज़रूर इसको देखें। आगे आपका क्या है, आगे आपका है क्लोजर के बाद मैं डिस्कस करूंगी कम्यूटेटिव के बारे में। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम। मतलब इसमें क्या होता है, आपका जो भी क्वेश्चन रहता है एडिशन में 2 + 3 या फिर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर 2 पूर्ण संख्याओं का हम जोड़ देते हैं या फिर जोड़े नहीं, 2 पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो उनको जोड़ने पे तो अगर हम उनके क्रम को बदल दें और फिर जोड़ें तब ये दोनों ही बराबर होते भी हैं। कोई भी 2 पूर्ण संख्या आप ले लीजिए, उसको जोड़िए और उसके क्रम को बदल के जोड़िए, दोनों बराबर होते हैं। तो ये कौन सा नियम है, ये नियम आपका क्या है, कम्यूटेटिव या फिर क्रम विनिमय नियम। इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यानी क्रम को हम बदल रहे हैं। आप हिंदी में भी समझेंगे तो बड़े अच्छे समझेंगे। इसमें हम क्रम को बदल रहे हैं और बदलने के बाद भी उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो बराबर रहे, उसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय। यहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए भी हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले हैं कि 2 संख्याओं को गुणा करने पे 2 संख्याओं का गुणा करके और उनके क्रम को बदल देने पे उनका दोनों का आंसर जो होता है, उत्तर समान
समान आता है, ये किस तरीके कौन सा नियम है ये, तो आप वहाँ पे तुरंत बताएंगे कि क्रम बदलने पे हमारा जो नियम आएगा वो कौन सा रहेगा, कम्यूटेटिव, जिसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव की बात करेंगे, जिसे हम साहचर्य नियम कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम। इसके लिए आपको कम से कम 3 होल नंबर की ज़रूरत होगी, 3 होल नंबर्स की, 3 पूर्ण संख्याओं की ज़रूरत होगी। तो अगर मैं कहूँ कि 2 + 3 और इसके बाद अगर मैं कह दूं +2, तो आपका क्वेश्चन ये कहता है कि अगर तो इसमें अगर आप 2 होल नंबर को जोड़ रहे हैं और बाद में इस 2 को जोड़ रहे हैं, या फिर 2 को पहले, इस वाले 2 को आप पहले, या फिर कोई और नंबर ले लेती हूँ यहाँ पे, या मैं 4 ले लेती हूँ ताकि आपके लिए और इजी रहे समझना। यहाँ पे अगर मैं 4 और 3 को ऐड करूँ फिर 2 को ऐड करूँ, तो जो आंसर आएगा, तो अगर मैं 4 को अलग कर दूं और पहले 3 + 2 को ऐड कर दूं, इन दोनों को साथ ले लूं, तो क्या होता है, आपके आंसर में, आपके उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यही आपका क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं कि इस तरीके से अगर आएगा तो आपके आंसर में, आपके उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ABCD करके आपके एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ सकते हैं, A + B + C = A + C + B। यहाँ पे क्या है, A की जगह मैंने 4 लिया, B की जगह मैंने 3 लिया और C की जगह मैंने 2 लिया। बाद में मैंने A और C को एक साथ कर लिया। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर लेती हूँ, B को बाद में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, तो आंसर में हमारे बदलाव नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और नहीं भी बदलाव होगा, हम एक बार आपको करके भी दिखाते हैं। 4 और 3 7 + 2 = 4 + 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9 एंड 7 + 2 = 9। आप देखिए कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो जब इस प्रॉपर्टी को, इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होंगी और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इनको बड़े अच्छे से आप देखिएगा, साहचर्य नियम क्या होता है, बस उनकी जगह को बदलना है। यहाँ पे क्रम नहीं बदल रहे हैं, यहाँ पे 3 संख्याओं को ले रहे हैं, बस एक साथ 2 नंबर को, ये दोनों एक साथ थे, उसे हम दूसरे तरफ कर ले रहे हैं, दूसरे के साथ ले रहे हैं और बाद में उसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे बस ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कम से कम 3 संख्याएं आपको ज़रूर रहेंगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको आप अगर आप समझना चाहें ट्रिक से, तो आप ये जरूर जानेंगे कि इसमें 3 संख्याएँ होंगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर आपका दूसरा नियम है, वितरण नियम में, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। यहाँ पे आपका वितरण नियम है, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। 7 + 3 + 2, 7 को अगर मैं इधर कर दूँ तो प्लस 3 + 2 को मैं एक साथ ले लेती हूँ ब्रैकेट में, तो बस इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात कर देती हूँ, 3 × 2 × 4, 2 × 4 को मैं एक साथ अगर ब्रैकेट में दिया है, तो आप 3 × 2 को पहले अगर करा दें, बाद में आप 4 से मल्टीप्लाई करें, तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यानी गुणा में भी ये फॉलो करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन को भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और एडिशन को भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो ये आपकी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या है आपका वितरण नियम। यहाँ पे इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ वितरण की बात की जा रही है, बांटने की बात की जा रही है। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बड़ी अच्छी होगी। यहाँ देखिएगा, A × B + C = A × B + A × C। मैं इस बारे में जल्दी नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ें पहले बताऊँ, क्योंकि आप बहुत जल्दी A B C ये देख के, कुछ लोग जो मैथ्स से थोड़े से डरते हैं, वो ये अलजेब्रा की चीज़ें देखने से थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं कि वही टफ मेथड फिर से आ गया। तो मैं पहले एक नंबर लेके आपको बताती हूँ कि 7 अगर यहाँ पे रहे और यहाँ 3 + 4 रहे, तो 7 का, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है नंबर, इसको हम, ये जो 7 है उसका हम दोनों के साथ इसको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 7 है, तो 7 का एक बार मल्टीप्लाई अगर हम 3 में कर दें, फिर प्लस यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा, तो प्लस, और फिर 7 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर दें, तो नियम में कोई भी, आपके जो आंसर है उत्तर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इसमें यही करते हैं, 7 3 आपका 21, 7 4 28। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये वही आंसर आएगा जो यहाँ पे इसका आंसर आया है। ध्यान से देखिएगा,
4 और 3 आपका हो जाएगा ऐड करने पे 7, 7 7 जा 49, आपका ये देखिए ये 49 ये हो गया और ये आपका देखिए 49, यानी आंसर में उत्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये यही बताती है कि आप अगर कोई नंबर लेते हैं, होल नंबर है और इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, फिर अगर प्लस है यहाँ पे तो यहाँ आप प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे और इसी का मल्टीप्लाई फिर इसमें कराएंगे। मतलब इस ए को इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों में हमको दोनों से बांटना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक मैं और कराऊंगी सब्ट्रैक्शन पे ज़रा, ताकि आपका सेंस क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा, 6 × 4 - 3 अगर ऐसे रहे तो भी आप बड़े इजीली कराएंगे। आप क्या करेंगे, 6 में फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ माइनस सिंबल है आप माइनस लगाएंगे, 6 का मल्टीप्लाई फिर आप 3 में करा देंगे। तो आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है 6 × 4 - 6 × 3 और ये तो बड़ा छोटा है, नंबर छोटे हैं तो आपके लिए बड़ा इजी है। मैं कह दूं 3406 और यहाँ कर दूं 3406, ठीक है। तो आप फिर से लिख देती हूँ उसको 3406 × 5। अब आप वहाँ पे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता रहेगी तो आप बड़े इजीली 3406 आप समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था, ये बाहर की तरफ था और हम 4 माइनस ये 5 हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा ले लिया, हालांकि अभी आप इंटीजर नहीं पढ़ाए हम आपको, तो यहाँ पे 6 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ सीधे वही आप 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 × 3406 एंड 3406 मल्टीप्लाई करा देंगे 3406 में 1 से तो 3406। तो इन चीज़ों का ये नियम आपके काम आएगा, ज़रूर आएगा। आप इस नियम को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको इस बार समझ में नहीं आएगा, जितने भी लोग मैथ से डरते हैं, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को समझा सकूं, अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे आपके आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हिंदी में हम कहते हैं तत्समक। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप कोई होल नंबर लेते हैं और उस होल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आपका आंसर होल नंबर ही आएगा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर किसी होल नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो आपका आंसर होल नंबर आता है, और अगर किसी होल नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर होल नंबर ही आता है। आप जानते भी हैं ये चीज़। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। तो आप इस प्रॉपर्टी को जानेंगे तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है। तो होल नंबर मतलब, अगर हम होल नंबर मतलब 7, कोई भी नंबर ले लें, 7 + 0 = 7 और 7 में फिर आप देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर 7 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हम इन दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे कल के, अगर मैं कल आपका वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें आपके नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में जो मैंने कल पार्ट आपको पढ़ाया था वो और जो आज पढ़ाया है वो, दोनों ही टॉपिक को मैं क्या करूँगी, इन दोनों ही टॉपिक से जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगी। तो ये आपके हो गए। अब मैं अगर बात करूं कि आपका लास्ट ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक कहूँ या लास्ट आपका जो ये गुण है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में, इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये छोटा सा है, इसमें करते क्या है, अगर कोई नंबर है 6, अगर कोई नंबर है 6 और उसमें हम फिर से उसी नंबर का व्युत्क्रम, यानी अगर वो +6 है तो उसमें -6 को अगर जोड़ दें तो आंसर हमारा क्या आता है, आंसर हमारा 0 हो जाता है। मतलब किसी नंबर में अगर उसके व्युत्क्रम को माइनस किया जाए, व्युत्क्रम को जोड़ दिया जाए उसके व्युत्क्रम को, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0। मतलब अगर मैं कह दूँ 7 में उसके व्युत्क्रम को जोड़ दिया यानी -7 को जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो -7 है, उसमें उसके व्युत्क्रम को, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम +7 हो जाएगा, उसको जोड़ दें तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये रही आपकी व्युत्क्रम वाली इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये आपको समझ में आई होगी प्रॉपर्टीज। एक और छोटा सा टॉपिक है जो आज के ही वीडियो में मैं सोचूंगी कि इसको क्लियर कर दूं। आपको देखने को मिलेगा आपको अस्थानीय मान,
स्थानीय मान, या कह दें प्लेस वैल्यू, आपने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, या अगर मैं कह दूं एक आप और पढ़े होंगे दूसरा, आंकिक मान। आंकिक मान जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थान की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर, अगर मैं बड़ा सा नंबर लिख दूं आपको 73464, आपसे कह दूं कि 4 का स्थानीय मान बताइए, मतलब ये 4 किस प्लेस पे है, किस जगह पे है, तो आपने बहुत पहले से शुरुआत से ही पढ़ा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, और अगर मैं 1000, ठीक है, 10,000 ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूँ तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो 4 किस प्लेस पे है, किस जगह पे है, ये सैकड़े वाली जगह पे यानी 100 प्लेस पे है, इसको हम क्या बोलेंगे 400। ये इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान। सिंपल भाषा में अगर कहें, ज़्यादा आप ना सोचें, आपसे कहें कोई भी कि आप एक काम करिए 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए, आप सीधे 7 लिखिए, 7 के आगे कितने नंबर है 3, आप 30 यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए, ये बन गया आपका स्थानीय मान। आंकिक मान का क्या मतलब है कि जो भी नंबर है 7346 तो वो बदलेगा नहीं, आंकिक मान नहीं बदलेगा। 6 का आंकिक मान 6 से होगा, 4 का आंकिक मान 4 होगा, 3 का आंकिक मान 3 होगा, यानी फेस वैल्यू वही रहेगी। आपका जो स्थानीय मान होगा, जो आपका प्लेस वैल्यू होगा वो चेंज होगा। वो किस प्लेस पे है इस बारे में आप ध्यान रखेंगे, बस उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपके एग्जाम में इतने ईजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे जो मैंने दिए, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो आपको टफ किया, आपको दे दिया 3 4 7 8 6 5 7, आपसे कहेगा कि इसमें 7 के आप 7 के दोनों प्लेस वैल्यूज़ को निकाल के आप उन्हें उनका अंतर बताइए या डिफरेंस बताइए, या फिर आपसे कह सकता है योगफल बताइए। तो क्या करेंगे आप, इसका भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, इसका भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा आप वो बता देंगे। कई सारे आते हैं 5 5 5 5 ऐसे करके, आपसे कह दीजिएगा कि जितने भी 5 हैं उनके प्लेस वैल्यू निकालिए, उनका योगफल बताइए, तो आप बड़े इजीली बता देंगे, ठीक है। अब ज़्यादा अगर थोड़ा सा टफ करेगा, हल्का सा और करेगा, तो यहाँ पे कह देगा आपसे 7434.7, इसमें दोनों 7 की प्लेस वैल्यू निकालिए और अंतर बताइए। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब दशमलव के बाद आपका जो रहता है वो क्या हो, दशमलव के साथ बाद जो पहला नंबर होता है वो 10वां नंबर होता है, या अगर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहें तो वो 10th प्लेस होता है, वो होता है 10th प्लेस। अगला नंबर जो होता है वो 100th प्लेस होता है, इसको हम 100वां कहते हैं। इस तरीके से आगे चलता जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू कहूँ तो 7 के बाद डेसिमल के पहले वाले को ही आप देखिएगा, इसको नहीं इंक्लूड कीजिएगा। तो इसको आप छुपाइए, इसके जस्ट बाद के 3 नंबर हैं, यानी 3 0 आपके बढ़ गए, ये आपका 7 का प्लेस वैल्यू हो गया। और अगर आप इस 7 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, स्थानीय मान की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 7, दशमलव के बाद पहली संख्या है तो इसलिए 7/10 कहेंगे, जिसकी वैल्यू 0.7 ही रहेगी, ठीक है। 10वां मतलब 1/10, 1/10, तो उसका नंबर 10.7, यानी इसका प्लेस वैल्यू 10.7 ही रहा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 0.0, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो, और इन दोनों को जोड़ के आप बता दीजिए। अगर आपसे जोड़ पूछता है तो, अगर आपसे अंतर पूछता है तो आप अंतर भी बड़े इजीली बता सकते हैं। अच्छा, मैं अगर कह दूं कि यहाँ पे 7 ना होने की बजाय ये 7 यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, ये 7 अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ये 10th प्लेस पे था, ये 100 प्लेस पे है, यानी 100वें नंबर पे है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अपॉन 100 प्लेस। तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 10, यहाँ पे जो लोग एकदम से नहीं जानते हैं वो जाने, 2 0 है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 7 लिखेंगे, 7 के आगे 1 0 और बढ़ा के, यानी 2 नंबर हो गया, तब जाके दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर 3 0 रहता तो यहाँ पे हम 1 7 1 0 एक और 0 बढ़ा लेते, 3 नंबर कर लेते, उसके बाद डेसिमल लगाते, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती।
आशा है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप प्लस उसका करेंगे, जोड़ निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, या आप देखिएगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर में, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से भी 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने आज क्लियर किए। आपको मैंने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे क्वेश्चन भी बता दिए। फिर भी मैं कल के टॉपिक में आपके जो कल मैंने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 बताया है और नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बताया है, इन दोनों से मिला के कुछ जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।